नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में एक डिलीवरी एजेंट जबरन घर में घुसा, की गलत हरकत, महिला ने डिलीवरी एजेंट पर लगाया आरोप। कांग्रेस सरकार गुमराह कर रही है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और बीआरएस नेता आमने सामने। भारत में कोरोना की री एंट्री, आंध्र प्रदेश में 2 लोगों की मौत के बाद अलर्ट, 8 एक्टिव केस। नया वोटर बनने के बदल गए नियम, चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 में जोड़ा कॉलम, अब एसआर की भी देनी होगी जानकारी। मुंबई के ताज होटल को उड़ाने की धमकी, पुलिस कंट्रोल रूम में आया दाऊद के नाम का फोन। भारत में पढ़ रहे 58,000 से ज्यादा विदेशी छात्र, नेपाल से सबसे ज्यादा छात्र पढ़ने आते हैं भारत। अब समाचार विस्तार से। अंबेजोगी जिला बीड़ महाराष्ट्र के निवासी कुरैशी ईसा मियां मूसा की 26 मई 2026 को बीदर के कमल नगर में संदिग्ध मौत हुई थी। इस संदिग्ध मौत को लेकर उनके पुत्र खातिक अहमद ने और उनके परिवार वालों ने इस केस की जांच करके मृत कुरैशी ईसा मियां मूसा को इंसाफ दिलाने की बीदर रेलवे पुलिस से लेटर लिखकर मांग की है। इस संबंध में 2 जुलाई 2026 को एफआईआर भी की गई है। इस संबंध में मृत कुरैशी ईसा मियां मूसा के परिजनों ने केपी न्यूज से बात करते हुए विस्तार से बताया है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अयोध्या राम मंदिर हुंडी से पैसे चोरी होने के मामले के बाद राज्य का मुजराई विभाग मंदिरों की हुंडी को सुरक्षित रखने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। जी हाँ, बीदर जिले में मुजराई विभाग के 10 मंदिरों की हुंडियों पर भी सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। जिले के मशहूर मैलार मल्लण्णा, झरना, नरसिम्हा स्वामी, चांगलेरा वीरभद्रेश्वर, होनिकेरी सिद्धेश्वर और पापनाश लिंग मंदिर समेत 10 मंदिरों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। बीदर जिले के भालकी तालुके के खानापुर में स्थित मैलार मल्लण्णा मंदिर, इन मंदिरों की 13 हुंडियों के लिए 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। हर 3 महीने में होने वाली हुंडी की गिनती की प्रक्रिया पूरी तरह से सीसीटीवी की निगरानी में होगी। मंदिर के लिए हर साल 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान इकट्ठा होता है। भक्तों द्वारा दिए गए दान के पैसे का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए हम निगरानी कर रहे हैं। हम सरकार के आदेशों के मुताबिक सावधानी से काम कर रहे हैं। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेंगलुरु की एक महिला ने आरोप लगाया है कि एक डिलीवरी एजेंट जबरदस्ती उसके घर में घुस गया और उसके सामने गलत हरकत की। महिला ने सोशल मीडिया पर अपनी आप बीती को साझा किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने बताया कि डिलीवरी एजेंट उसके घर एक पार्सल देने आया था। उसने उससे वॉशरूम इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी। जब महिला ने मना किया तो वह जबरदस्ती घर के अंदर घुस गया। महिला ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैंने कई बार विनम्रता से मना किया और साफ कहा कि मैं किसी अनजान व्यक्ति को अपने फ्लैट के अंदर आने की अनुमति नहीं देती। मैंने उसे यह भी सुझाव दिया कि अगर यह जरूरी है तो वह बगल में रहने वाले पुरुष पड़ोसियों से पूछ सकता है। मेरे कई बार मना करने के बावजूद उसने अपनी चप्पल उतारी और मेरी अनुमति के बिना जबरदस्ती मेरे घर में घुस गया। महिला ने आरोप लगाया कि वॉशरूम से बाहर आने के बाद डिलीवरी एजेंट ने उसके सामने गलत हरकत की। उसने कहा कि जब वह वॉशरूम से बाहर आया तो उसने मेरे सामने अपने निजी अंग दिखाए। मैं यह देखकर हैरान रह गई। मुझे लगा कि मेरे साथ गलत हुआ, मुझे अपमान महसूस हुआ और अपने ही घर में मैं खुद को पूरी तरह असुरक्षित महसूस करने लगी। एक महिला ने नहीं कहा था, बात वही खत्म हो जानी चाहिए थी। किसी को भी उसकी बात नजरअंदाज करने का या जबरदस्ती उसके घर में घुसने का अधिकार नहीं है। महिला ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर डर गई थी। भारतीय सिनेमा की महान गायिका और सदाबहार गानों की गायिका यश जानकी का निधन हो गया है। उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण मैसूर के अपोलो हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई है। अब उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार मैसूर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में किया गया है। जानकी का जन्म 23 अप्रैल 1938 को आंध्र प्रदेश के गुंटूरू जिले के पलपटला गांव में हुआ था। उन्हें बचपन से ही संगीत का बहुत शौक था और उन्होंने संगीत की शुरुआती शिक्षा क्लासिकल म्यूजिशियन पेरिस्वामी से ली थी। संगीत के क्षेत्र में महानता हासिल करने का सपना लेकर जानकी ने 20 साल की उम्र में उस समय के मदरसा अब चेन्नई शहर में कदम रखा। वहां से शुरू हुआ उनका सिंगिंग का सफर। भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक कीर्तिमान लिखा गया है। इस जानकी की गायकी में भाषा की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी, संस्कृत, ओडिया, तुलु, उर्दू, पंजाबी, बंगाली और कोंकणी के साथ साथ विदेशी भाषाओं सहित 20 से ज्यादा भाषाओं में 48,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। जानकी ने प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में 4 नेशनल अवार्ड जीते हैं।
हैदराबाद में कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और बीआरएस नेताओं के बीच वाक युद्ध तेज हो गया है। जब पूछा गया कि सरकार गोदावरी में बाढ़ का पानी छोड़ने से क्यों पीछे हट रही है, तो कांग्रेस सरकार ने एनडीएसए रिपोर्ट और बैराजी की सुरक्षा को आधार बताया, जबकि बीआरएस नेता हरीश राव ने तुमडीहट्टी और मेडिगिट्टा में पानी की उपलब्धता पर पुराने लेटर और इंजीनियरिंग फैसलों का हवाला देते हुए सरकार के दावे को गलत बताया। प्रजा भवन में अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रेवंत रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में आई कमियों, रीडिजाइन और लागत में बढ़ोतरी की कड़ी आलोचना की। उनके मुताबिक उस समय की सरकार ने रिटायर्ड इंजीनियरों की कमेटी की सिफारिशों को नजरअंदाज किया और प्रोजेक्ट की लागत 38,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए हो गई है। जवाब में बीआरएस नेताओं, खासकर हरीश राव का कहना है कि कांग्रेस सरकार पानी की उपलब्धता के नाम पर किसानों को गुमराह कर रही है। उन्होंने मीडिया को बताया कि सेंट्रल वाटर बोर्ड ने साफ कर दिया था कि तुमडीहट्टी में पानी की कोई उपलब्धता नहीं है और इसीलिए कालेश्वरम को फिर से डिजाइन किया गया। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। क्या कोरोना वायरस एक बार फिर भारत में अपने पैर पसार रहा है? जी हाँ, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में कोविड-19 के मामले फिर से सामने आए हैं। 8 नए मामलों में 2 मरीजों की मौत के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने निगरानी और तैयारी तेज कर दी है। राजमपेट के एक 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज सीएमसी में इलाज के दौरान हो गई थी। बुखार और खांसी के बाद उनमें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। दूसरे मामले कड़पा शहर के 43 साल के एक व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण सरकारी जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई और बाद में कोविड इंटेंसिव केयर यूनिट में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कड़पा मेडिकल कॉलेज के एक 25 वर्षीय मेडिकल छात्र की भी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और फिलहाल वह होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहा है। अगर आप भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन मिलने वाले फॉर्म 6 में आयोग ने एक नया सेक्शन जोड़ा गया है। इस सेक्शन में यह जानकारी मांगी गई है कि वोटर के माता पिता और कुछ मामलों में दादा दादी या नाना नानी का नाम पिछली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान मतदाता सूची में दर्ज था या नहीं। खास बात यह है कि यह बदलाव केवल ऑनलाइन फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जबकि डाउनलोड के लिए उपलब्धता फॉर्म 6 में अभी तक ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब पिछले साल शुरू हुई वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के दौरान 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 5.58 करोड़ से अधिक नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। इससे उन परिवारों के नए मतदाता बनने वाले सदस्यों पर संभावित प्रभाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मोलश्री का पौधा रोपकर प्रदेश व्यापी 35 करोड़ पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रकृति की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे 15,000 पौधों का रोपण किया गया है। इसके साथ ही रामगढ़ तला के किनारे भी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें सहभागी बनाने का अवसर मिला। महाअभियान के तहत अब तक 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया था। पिछले 9 वर्षों से लगातार चल रहे इस अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अब तक लगभग 243 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य पूरा कर चुका है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पौधारोपण तभी सफल माना जाएगा जब लगाए गए पौधे वृक्ष बनकर आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करें। गोरखपुर से संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराष्ट्र के लातूर जिले के रेणापुर तहसील के खरोला गांव में नाबालिग बच्चों को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। जी हां, इस घटना की हर तरफ कड़ी निंदा हो रही है। सामाजिक संगठनों, समाज के जिम्मेदाराना लोगों और आम नागरिकों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का ये भी कहना है कि अगर बच्चों पर चोरी का शक था तो उन्हें पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए था। जिस गाँव में यह घटना हुई वहां से पुलिस थाना करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस को बुलाया जा सकता था, लेकिन कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया है। किसी भी व्यक्ति को खुद फैसला सुनाने या सजा देने का अधिकार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन बच्चों का ऐसा कौन सा गुनाह था कि उन्हें पेड़ से बांधकर इतनी बेरहमी से पीटा गया। क्या उन्होंने कोई हत्या की थी? क्या उन्होंने कोई इतना बड़ा अपराध किया था कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए? किसी भी शक के आधार पर किसी को इस तरह सजा देना कानून और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। इस घटना को लेकर सिर्फ लातूर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में लोगों में गुस्सा है। कई सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। उनका कहना है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस और जिला प्रशासन की होगी। सामाजिक संगठनों ने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कानून के अनुसार सबसे कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि अगर ऐसे लोगों पर समय रहते सख्त कार्रवाई होगी तो भविष्य में कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। समाज के लोगों का मानना है कि भीड़ के जरिए सजा देने की सोच देश के भाईचारे और कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई समाज में यह संदेश दे सकती है कि इस देश में कानून सबसे ऊपर है और न्याय केवल अदालत और कानून के जरिए ही मिलेगा। अब सभी की नजर पुलिस और जिला प्रशासन की कार्रवाई पर है। लोगों को उम्मीद है कि दोषियों के खिलाफ जल्द और कड़ी कार्रवाई होगी ताकि पीड़ित बच्चों को न्याय मिले और भविष्य में ऐसी अमानवीय घटनाएं दोबारा न हो। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल में रविवार तड़के उस समय अफरा तफरी मच गई जब नवी मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक फोन कॉल के जरिए होटल में बम होने की सूचना दी गई। जी हां, कॉल करने वाले ने दावा किया कि होटल में अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम की ओर से बम रखा गया है। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। मुंबई पुलिस के अनुसार रात करीब 12:13 पर मिली इस सूचना के बाद स्थानीय पुलिस, क्राइम ब्रांच और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड BDDS की टीमें तत्काल ताज होटल पहुंची। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉल के बाद सुरक्षा के मद्देनजर पूरे ताज होटल परिसर की बारीकी से जांच की गई और हर हिस्से की तलाशी ली गई। कई घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को होटल परिसर से कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। विस्तृत जांच के बाद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बम की सूचना पूरी तरह झूठी निकली और इससे किसी तरह का खतरा नहीं था। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के नए समाचार।
लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलने वाली है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लखनऊ की चारबाग रेलवे स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण और भारतीय रेलवे देश के सबसे पुराने स्टेशनों में शामिल चारबाग स्टेशन को वर्ल्ड क्लास ट्रांजिट हब बनाने वाला है। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। इस मेगा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर ही एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी लाउंज, एस्केलेटर समेत स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म में बदलाव किया जाएगा। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर एक शानदार 7 मंजिला नई आधुनिक इमारत का निर्माण किया जा रहा है। यह इमारत पूरी तरह से स्मार्ट होगी। हालांकि लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन अपनी खास अवधि और ब्रिटिश कालीन वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ऐसे में इसके मूल रूप से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ऐसे में नए भवन का निर्माण पीछे के हिस्से में किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने साफ किया है कि रीडेवलपमेंट के दौरान पुरानी बिल्डिंग से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। पीछे तरफ बिल्कुल नया भवन बनाया जा रहा है ताकि स्टेशन को भव्य रूप के साथ यात्रियों को सुविधा भी दी जा सकेगी, जबकि विरासत में ही संभाला जा सकेगा। नेपाल अब भी भारत में सबसे ज्यादा छात्र भेजने वाला देश बन गया है। जी हाँ, जबकि विदेशी छात्रों को आकर्षित करने वाले राज्यों में कर्नाटक सबसे आगे है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सर्वेक्षण में यह जानकारी निकल कर सामने आई है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2023-24 में बताया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में 173 देशों के छात्र पढ़ाई के लिए आए। देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कुल 58,134 विदेशी छात्रों के दाखिल हुए। AISHE देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में से ऑनलाइन माध्यम से विस्तृत जानकारी जुटाता है। इसके लिए संस्थान छात्रों के दाखिले, शिक्षक और कर्मचारियों की जानकारी, सुविधाओं, परीक्षा परिणाम और अन्य जानकारियां AISHE पोर्टल पर अपलोड करते हैं। यह सर्वे भारत में उच्च शिक्षा से जुड़े आधिकारिक आंकड़ों का मुख्य स्रोत है। इससे शिक्षा नीति बनाने, योजना तैयार करने और शिक्षा क्षेत्र की निगरानी में मदद मिलती है। साल 2023-24 में भारत आने वाले विदेशी छात्रों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी नेपाल की रही। नेपाल से आने वाले छात्रों की संख्या कुल विदेशी छात्रों का 24.1% रही। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात UAE से 7%, अमेरिका से 5.9%, बांग्लादेश से 5.9%, नाइजीरिया से 5.5% और जिम्बाब्वे से 4% छात्र आए। रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10 देशों से आने वाले छात्रों की संख्या 2023-24 में भारत के कुल विदेशी छात्रों का 63.8% रही। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में एक डिलीवरी एजेंट जबरन घर में घुसा, की गलत हरकत, महिला ने डिलीवरी एजेंट पर लगाया आरोप। कांग्रेस सरकार गुमराह कर रही है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और BRS नेता आमने सामने। भारत में कोरोना की री एंट्री, आंध्र प्रदेश में 2 लोगों की मौत के बाद अलर्ट, 8 एक्टिव केस। नया वोटर बनने के बदल गए नियम, चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 में जोड़ा कॉलम, अब SR की भी देनी होगी जानकारी। मुंबई के ताज होटल को उड़ाने की धमकी, पुलिस कंट्रोल रूम में आया दाऊद के नाम का फोन। भारत में पढ़ रहे 58,000 से ज्यादा विदेशी छात्र, नेपाल से सबसे ज्यादा छात्र पढ़ने आते हैं भारत। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।